व्याख्यान 47 लेक्चर 47 और इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे समतल विद्युत चुंबकीय एकल आवृत्ति अर्थात सिंगल फ्रीक्वेंसी की तरंगें, इनके बारे में। तो आपको समतल तरंगे इसके बारे में भी बता दूं क्या है। इनको कहते हैं प्लेन वेव्स, और इसका अर्थ हम जैसे इस व्याख्यान में आगे बढ़ते रहेंगे तो समझेंगे। तो अब तक हमने देखा पिछले व्याख्यान में कि यदि कोई हलचल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो मान लीजिए एक कोई हलचल कहीं पर होती है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना आकार बदले पहुंचती है v गति से, और यदि हम इसको माने कि ये x बराबर 0 पर दिया जाता है f x द्वारा, तो x बराबर 0 के आसपास कुछ ये हलचल है, तो t समय बाद इसको हम यदि आकार नहीं बदला है तो इसको हम देंगे f x माइनस वी टी से। तो इसको हम यहाँ v जो है तरंग की गति है, और इसको प्रयोग करके हमने तरंगों की गति के लिए समीकरण भी निकाला। और फिर यह दिखाया कि विद्युत चुंबकीय हलचल जो किसी भी तरीके से पैदा करी जाए, यह भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंगों के समीकरण का अनुसरण करते हुए 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 गति से जाती है। तो ये हमने आपको दिखाया था। अब इस व्याख्यान में हम एक दूसरे तरीके से देखेंगे कि ये जो हमने लिखा कि ये हलचल f x माइनस वी टी इस प्रकार से x माइनस वी टी, और इसको प्लस माइनस लिख देते हैं, प्लस माइनस वी टी का फंक्शन होती है। तो इसमें हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने जब एक डोर ली थी x दिशा में और इसमें y दिशा में ये कोई विस्थापन या हलचल हो रही थी, तो y x t बराबर एक फंक्शन था x प्लस या माइनस वी टी का। माइनस है चिन्ह यदि दाईं ओर इसकी गति हो रही है, और माइनस है यदि बाईं ओर गति हो रही है। और फिर हमने दिखा दिया था कि कैसे इससे समीकरण आते हैं। तो अब इस व्याख्यान में इसको हम एक दूसरे तरीके से देखेंगे, और उससे आप देखेंगे कि मैं समय के साथ कैसे ये फंक्शन होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, वो आसानी से देख सकता हूँ। तो f x माइनस वी टी को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे, और
ये देखते हुए फिर आगे हम बढ़ेंगे, एक डोर का उदाहरण लेंगे और फिर इसको विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए बदल देंगे। तो इसमें आप ये देखें कि यदि मान लीजिए डोर का ही उदाहरण लेते हैं, यदि x बराबर 0 पर कोई गति y एज अ फंक्शन हो रही है a साइन ओमेगा टी या किसी भी और तरीके से, तो यदि मैं जानना चाहूं कि t समय बाद एक दूरी x पर ये y क्या होगा, तो हम साइन ओमेगा टी तो लिख रहे हैं एक एकल आवृत्ति के लिए और इसका मैं प्रयोग करूंगा। अभी मान लेते हैं कि वाई टी बराबर है एफ टी, और कहाँ पर है ये है एफ टी एक्स बराबर 0 पर। तो वाई एक्स टी ये बराबर होगा एक्स पर टी समय पर। अब मैं इसको विस्थापन ही लिख देता हूं, और ये बराबर होगा x बराबर 0 पर t माइनस एक्स बटे v समय पर होने वाला विस्थापन, क्योंकि x बटा v समय इसको लगाया वहां पहुंचने के लिए x तक, तो t माइनस एक्स बटे v पे जो x बराबर 0 पर विस्थापन हो रहा था वो ये होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि y एक्स टी बराबर y x बराबर 0 t माइनस एक्स बाई वी, और x बराबर 0 तो एक फिक्स पॉइंट है, तो इसको हम y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी माइनस एक्स बाई वी लिख सकते हैं। तो आपने दो तरीके से देख लिया, यदि कोई एक जगह पर होने वाली हलचल या विस्थापन दूसरी ओर जा रहा है v गति से, तो इसको मैं एफ एक्स माइनस वी टी लिख सकता हूँ या एफ टी माइनस एक्स बाई वी लिख सकता हूँ। दोनों एक ही चीज़ हैं, क्योंकि एफ टी माइनस वी टी को मैं जरा सा दूसरा फंक्शन लिख के इसको मैं वी टी माइनस एक्स लिख सकता हूँ, और इसको मैं फिर एफ डबल बार एक्स माइनस वी टी लिख सकता हूँ। और यदि आप इस तरीके से देखें तो आपको ये फंक्शन बनाने में बड़ी आसानी होती है। अब इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये डोर x बराबर 0 पर हमने पकड़ी हुई है और इधर की ओर कुछ तनाव के साथ x बराबर इन्फिनिटी तक जा रही है, और इसके इस छोर को मैं ऊपर नीचे चलाने लगता हूँ वाई टी बराबर कोई एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी से। तो जैसा कि आपने देखा कभी कभी खेल में हम एक रस्सी पकड़ते हैं, उसको ऊपर नीचे चलाते हैं, वही मैं कर रहा हूँ। तो जो मैंने अभी तक आपको विवरण दिया उसके हिसाब से वाई एक्स टी मैं लिख सकता हूँ y बराबर x 0 पर t माइनस एक्स बटे वी टाइम पर, और ये जो वाई टी यहाँ हमने लिखा हुआ है ये x बराबर 0 पर है, इसलिए इसको मैं लिख दूंगा a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स, और ये आपका तरंग के विस्थापन का सूत्र हो गया। तो इसीलिए जब आप इस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं तो ये विस्थापन का सूत्र लिखना बड़ा आसान हो जाता है। और यहाँ पर चूंकि हम एक ही आवृत्ति से चल रहे हैं तो इसको हम एक एकल आवृत्ति की तरंग कहेंगे। और इसकी आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति है ओमेगा बटे 2 पाई बराबर न्यू, ये इसकी आवृत्ति है। तो आपने देखा कि यदि मैं एक छोर पर इसको चला रहा हूँ डोर को, और ये इस ओर ये तरंग बह रही है, तो किसी एक समय पर इस प्रकार दिखेगी। यहाँ पर यदि मैं ये x पर इसका विस्थापन देख रहा हूँ t समय पर, इसका मान होगा y एक्स टी बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स।
तो आप देख सकते हैं ये कुछ x माइनस वी टी इसी फॉर्म में आया है, क्योंकि इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ a साइन ओमेगा बाई वी टी माइनस एक्स। तो ये फंक्शन जो है वी टी माइनस एक्स का ही है, जो कि तरंग के लिए होना चाहिए। व्यापक रूप से यदि इसका मैं एक व्यापक रूप देखूं, और ये व्यापक रूप में एकल आवृत्ति की तरंगों के लिए ही लिख रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं y एक्स टी बराबर कोई एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स प्लस कोई फाई। तो t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y 0 0 जो हो जाएगा a साइन फाई होगा। तो हमने मूल बिंदु पर t बराबर 0 पर जो विस्थापन है वह 0 न रख के a साइन फाई उससे शुरू करा, और इसी प्रकार एक y प्राइम का भी वैल्यू होगा। वो उस पर निर्भर करेगा कि मैं इसको ऊपर की ओर ले जाता हूँ या नीचे की ओर ले जाता हूँ। तो ये एक व्यापक समीकरण है, ये दिखाता हुआ, या एक जो है तरंग गति का विवरण देता हुआ। अब थोड़ा सा एक परिभाषा, तो परिभाषा हम देंगे ओमेगा बटे वी की, जो आप देख सकते हैं 2 पाई बटा लैम्डा होगा, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, और इसको हम k इस प्रकार से लिखते हैं, और इसको हम कहते हैं वेव वेक्टर इस तरंग के लिए। और इस प्रकार से जो डिस्प्लेसमेंट है तरंग का, उसको हम लिख देते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। और इसी रूप में आपने अपने पुस्तकों में इसको देखा होगा। अब चूंकि फाई हमारे पास है, तो मैं चाहूँ तो y एक्स टी को मैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई लिख सकता हूँ, या a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकता हूँ। इस दशा में और इस दशा में फाई के अंतर पाई का आ जाएगा। तो अब ये एक बिल्कुल व्यापक हमको सूत्र मिल चुका है, जिससे हम एक सिंगल फ्रीक्वेंसी, एकल आवृत्ति वाली तरंग को उसकी विस्थापन के लिए, या जो भी उसका जो है गुण हो, जो एक ओर से दूसरी ओर जा रहा हो, उसके लिए लिख सकते हैं। अब यही विवरण मैं देना चाहूँगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। तो यहाँ पर तो हमने क्या करा था कि एक डोरी ली थी, और उस डोरी पर यह तरंग जा रही थी। अब मान लीजिए इस डोरी की जगह एक पूरा हमारे पास समतल हो, यह हर ओर अनंत की ओर जा रहा हो, और इस समतल के हर बिंदु पर कोई E और B हो, और ये आगे की ओर जा रहा हूं। मैं बिल्कुल मिलाकर इनको नहीं बना रहा हूं, लेकिन ये सिंगल आवृत्ति या एक एकल आवृत्ति या एकल तरंग दैर्घ्य दिखा रहे हैं। तो ये 3 डायमेंशन में है, और ये पूरी मान लीजिए दाईं ओर को ये तरंगें जा रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एक समतल है, इसको भरे हुए हैं, और एक दिशा में इस समतल के लंबवत जा रही हैं ये तरंगें। तो इनको हम कहते हैं समतल तरंग। और मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। तो इसके लिए अगले प्रश्न पर हम जाते हैं, और ये अनंत की ओर जाता हुआ एक समतल है, जिससे निकलकर ये तरंगें चल रही हैं।
अब मैं ज़रा सावधानी से इसको बनाता हूँ। इस तरीके से जा रही हैं। और चूंकि ये एकल आवृत्ति की हैं तो हर स्थान पर, मान लीजिए ये दिशा x है, तो हर स्थान पर जो डिस्प्लेसमेंट या जो भी हलचल हम जो हलचल दिखाने के लिए जो भी मात्रा हम ले रहे हैं, बोलने के लिए, साउंड वेव के लिए ये दबाव वाली प्रेशर वेव्स हो सकती हैं, और विद्युत चुंबकीय के लिए E और B फील्ड हो सकते हैं, तो ये y x t बराबर होगा कोई इसका आयाम साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं kx माइनस ओमेगा टी लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, आप ओमेगा टी माइनस kx भी लिख सकते हैं। और इसको, ये जो मात्रा है kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम इसका फेज या कला कहते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं, किसी भी समय पर यदि हमें कोई समय t लें, उस पर यदि मैं एक पुनः समतल बनाऊं किसी दूरी x पर, किसी भी दूरी x पर, तो उस पूरे समतल पर kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव पूरे समतल पर बराबर होगा। और इस फेज द्वारा ही ये डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या उस मात्रा जो कि ये तरंग बना रही है, उसका मान दिया जाता है। तो पूरे समतल पर ये मान एक है, तो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट उस पूरे समतल पर एक सा होगा। तो इसीलिए इसको समतल तरंग कहते हैं, क्योंकि पूरे समतल पर फेज, और इसलिए अभी मैं विस्थापन लिख रहा हूं, ये कुछ भी और मात्रा हो सकती है, एक समान, एक सा होगा। अतः इन तरंगों को हम समतल तरंग कहते हैं। तो आपने देखा कि यदि एक पूरे समतल पर एक सा है तो समतल तरंग होंगे। अब आपके लिए मैं एक सोचने के लिए कुछ छोड़ना चाहूँगा अभ्यास के लिए। यदि फेज एक बेलनाकार सतह पर या गोल सतह पर एक सा हो, तो ऐसी तरंगों को किस नाम से पुकारा जाएगा, ये आप सोचिए। और यदि आप कोई एक बिंदु स्रोत है इन तरंगों का, तो उसमें किस तरह की ये तरंगें बनेंगी, ये भी आप सोचिए। तो हमने एक प्लेन वेव्स बना ली। अब यदि समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें, तो इस पूरे समतल पर E या B का मान एक सा होगा। किसी भी समतल पर, यहां पर हो सकता है, इसके आगे हो सकता है, कहीं भी हो। और यदि ये तरंगें एकल आवृत्ति की हों, तो हमारा होगा E वेक्टर है, कुछ इसका आयाम E0
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, मैं मानता हूं कि इसका फेज फाई ई है। और इसी प्रकार बी के लिए B0 इसका आयाम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस मान लीजिए फेज फाई बी है। मैं मान नहीं रहा हूं, ये बराबर है। अब चूंकि फाई ए और फाई ई और फाई बी हमने अलग अलग ले लिए हैं, तो मैं साइन के रूप में ही इसको लिख सकता हूं। अब हम इन पर देखेंगे कि क्या ये कुछ भी इनका मान हो सकता है, क्या ये इनकी दिशा कुछ भी हो सकती है, या मैक्सवेल के समीकरण इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कुछ इन पर कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। तो अब मैक्सवेल की इक्वेशन लगा के देखेंगे कि ई और बी पर क्या रिस्ट्रिक्शंस, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि ये तरंग एक्स दिशा में, और वो भी धनात्मक बह रही है। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इसको साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई इस प्रकार से दर्शाया है। तो एक्स दिशा में ये बह रही है। अब हम लगाते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर 0। तो ये होगा एक्स यूनिट वेक्टर डी बाई डी एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर डी बाई डी वाई प्लस z यूनिट वेक्टर d बाई डी जेड डॉट E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई ई। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आई जे के की जगह एक्स वाई जेड क्यों लिखा? ये इसलिए क्योंकि के साइन के अंदर आ रहा है, तो थोड़ा सा उससे उलझन हो सकती थी बाद में, इसलिए मैंने इसको एक्स वाई जेड में लिख दिया। अब आप देखेंगे कि यदि मैं ये संक्रिया इस पर करता हूँ ई पर, तो ये आती है एक्स डॉट E0 के कोसाइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई ई बराबर 0। और ये हर x हर t के लिए 0 है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि x डॉट ई बराबर 0। तो पहला हमको ये एक रिस्ट्रिक्शन या एक कंस्ट्रेंट मिल गया, डाइवर्जेंस ऑफ ई 0 होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि E0 या E की दिशा तरंग के चलने की दिशा के लंबवत है। ये पहली चीज हमको मिल गई। इसी प्रकार यदि आप डेल डॉट बी बराबर 0 लेंगे, और वो मुझे अब करने की आवश्यकता नहीं है, यह दिखाएगा कि B0 या B की दिशा तरंग के चलने की दिशा के लंबवत है। तो आप देखेंगे कि ये मैक्सवेल्स की समीकरण से ये हमें सीधे सीधे पता चल जाता है कि ई और बी जो है मनमाने ढंग से इधर उधर नहीं बदल सकते, इनको लंबवत होना ही होगा। अतः यदि हम ये समतल फिर से बना लें, क्योंकि हम समतल तरंगों की बात कर रहे हैं, तो इसकी दिशा चलने की x है, तो E और B इस समतल में होंगे। अभी क्या इनमें और संबंध है ये हमने नहीं निकाला है, लेकिन E और B इस समतल में होंगे, चलने की दिशा के लंबवत। तो ये हमने एक निकाल लिया।
तो हमने प्रयोग कर लिया है डाइवर्जेंस ऑफ E बराबर 0 तथा डाइवर्जेंस ऑफ B बराबर 0 का प्रयोग हमने कर लिया है और उससे ये हमको पता चल गया कि चलने की दिशा में, तरंग के चलने की दिशा से जो लंबवत समतल है उसमें E और B होंगे। अब हम प्रयोग करते हैं कर्ल ऑफ E बराबर माइनस dB/dt या फैराडे के नियम का। तो यदि हम कर्ल ऑफ E निकालें तो ये होगा x y z d/dx d/dy d/dz। अब चूंकि हमने पहले ही मान चुके हैं कि E और B इस समतल में है तो इसका x घटक तो 0 है। y घटक कुछ हो सकता है Ey साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई ई, और z घटक होगा Ez साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई ई, और ये हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं जो कर्ल ऑफ E है। तो ये बराबर आ जाएगा, x घटक इसका 0 है, y घटक इसका होगा माइनस k Ez, और z घटक इसका होगा k Ey, और बाहर इसके आ जाएगा cos ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई ई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ k माइनस वाई ई जेड प्लस जेड ई वाई कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई ई। ये कर्ल ऑफ E आ गया, और हम किस इक्वेशन को ले रहे हैं, किस समीकरण को ले रहे हैं, इस समतल पर जो कि x के लंबवत है, इस पर कुछ E है, कुछ B है। तो हमने जब कर्ल ऑफ E निकाला तो इसका मान आ गया k माइनस वाई ई जेड प्लस जेड ई वाई कोसाइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई ई। और इसको मैं लिख सकता हूँ k x क्रॉस E कोसाइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई ई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि x क्रॉस E बराबर होगा x क्रॉस ई वाई वाई प्लस ई जेड जेड बराबर माइनस वाई ई जेड प्लस ई वाई जेड। तो ये हमने लिख लिया। अब हम माइनस dB/dt निकालते हैं, और ये होगा माइनस d/dt B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई बी। तो ये बराबर हो जाएगा ओमेगा B0 कोसाइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई बी। तो अब हम फैराडे का जो समीकरण है डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस dB/dt, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पास आ गया कि x क्रॉस E, अब मैं E लिख दे रहा हूँ या E0 लिख देते हैं, कोसाइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई ई बराबर ओमेगा B0 कोसाइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई बी। इसको हम अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं। तो पुनः मैं ये बनाना चाहूँगा कि एक हमारे पास समतल है जिसके
लंबवत दिशा में ये तरंग जा रही है और इस समतल पर ही हमारे E और B हैं। तो हमको इससे मिल रहा है कि x क्रॉस E0 कोसाइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई ई बराबर, यहाँ पर एक k भी है, ओमेगा B0 कोसाइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई बी। और ये हर x तथा हर t पर सत्य है। तो यदि ऐसा होना है तो इसका अर्थ सीधा सीधा यह होगा कि k x क्रॉस E0 बराबर होगा ओमेगा B0 और फाई ई बराबर फाई बी। तो इससे हमको ये ज्ञात होता है कि मॉड B0 बराबर होगा k बटा ओमेगा मॉड E0 और k डिवाइड बाई ओमेगा है 1/c मॉड E0। तो इस तरंग में उनके आयामों का जो संबंध होगा वह यह होगा, B0 का मान E0 की अपेक्षाकृत बहुत कम होगा और जहाँ c जो है c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 बराबर प्रकाश का वेग। और B और E एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो अब हम अगले प्लेन में इसको इस प्रकार बना देते हैं। तो ये पहले हम निकाल चुके हैं कि जिस ओर तरंग जा रही है उसके तो लंबवत है ही हैं, साथ में ये इस प्लेन में एक दूसरे से भी लंबवत है। ये एंगल 90 डिग्रीज है। तो दाईं ओर हम x दिशा दिखा रहे हैं। x क्रॉस E बराबर B होगा तो ऊपर की ओर जाता हुआ E है और नीचे की ओर आता हुआ B है। एक संभावना यहाँ पर उठती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उनके जो वैल्यूज़ हैं, इनके जो मान हैं, उसमें कोसाइन फाई ई और कोसाइन फाई बी भी लगे हुए हों। तो अभी हम सीधे सीधे कहते हैं कि इस तरह का होगा, क्योंकि वो एक साथ भी पैदा हो सकते हैं। जब मैं आगे आपको उदाहरण दूंगा तो आप देखेंगे कि फाई ई बराबर फाई बी ही होना चाहिए, क्योंकि बी बदलते हुए ई को पैदा करता है और ई बदलते हुए बी को पैदा करता है। तो अब हम अगला समीकरण देखते हैं और उससे भी यही हमको मिलेगा। अगला जो समीकरण है वो है मैक्सवेल की विस्थापन धारा का, और उसके अनुसार कर्ल ऑफ बी बराबर होता है μ0 एप्सिलॉन 0 dE बाई dt। अब चूंकि आप कर्ल ऑफ बी ले रहे हैं तो पहले ऐसा ही अगर आप एक गणित करेंगे तो आपको मिल जाएगा x क्रॉस B0 और दाईं ओर कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो ये मिल जाएगा आपको माइनस μ0 एप्सिलॉन 0 ओमेगा, और यहाँ पर आपको k मिलेगा E0 जो बराबर है माइनस ओमेगा बटा c स्क्वायर E0। तो पुनः आपको वही संबंध मिल रहा है जो हमने पहले निकाला था। E और B एक दूसरे से लंबवत हैं और दोनों संबंध को मिला के यदि आप देखें तो यदि आप x क्रॉस B बराबर -1/c E0 तथा x क्रॉस E0 बराबर c B0 इनको देखें तो पाएंगे कि E क्रॉस B ये बराबर आता है कुछ एक वेक्टर x दिशा, कुछ एक मान x दिशा में।
तो E क्रॉस B तरंग के चलने की दिशा देता है। ये दूसरी चीज़ हमको मिल गई। तो हमको इन सब जो हमने अभी तक गणित करी उससे क्या मिला कि यदि किसी दिशा में कोई तरंग बह रही है और ये एकल आवृत्ति की है तो E और B और ये दिशा एक दूसरे के लंबवत हैं। E क्रॉस B तरंग के चलने की दिशा देता है और चलने की दिशा मान लीजिए x है क्रॉस E क्षेत्र B की दिशा देता है। और इसी प्रकार अब आगे देख सकते हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि x डॉट E बराबर 0 है और x डॉट B बराबर 0 है, अर्थात E और B की दिशा चलने की दिशा के लंबवत है। तो ये हमने मैक्सवेल के विस्थापन धारा, फैराडे के नियम और डाइवर्जेंस के नियम यानी कि पूरे मैक्सवेल के समीकरणों का प्रयोग करके ये सब निकाल लिया। अब प्रश्न ये उठता है किस प्रकार ये E और B एक दूसरे को सहारा देते हुए कैसे एक तरंग के रूप में आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए हम एक उदाहरण हल करेंगे और उसके द्वारा दर्शाएंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो यह समझना कि कैसे E और B एक दूसरे से सहयोग करते हुए तरंग के रूप में आगे बढ़ते हैं। तो पुनः मैं आपको वो डोरी वाला उदाहरण लूँगा जहाँ पर हम एक डोरी को ऊपर नीचे चला रहे थे और उसके कारण एक तरंग बनकर इसमें डोरी में आगे जा रही थी। तो क्या ऐसा कोई उदाहरण हम ले सकते हैं जिससे कि हम एक B या E पैदा करें जो कि चलने की दिशा के लंबवत हो और वो आगे की ओर बढ़े? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक अनंत आकार की एक चद्दर, पतली चद्दर जो चारों ओर अनंत दिशा में जा रही, अनंत दूरी तक जा रही हो, और इस पर हम मानेंगे कि एक पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, और हम इस चद्दर को YZ प्लेन में ले लेते हैं। तो ऊपर की ओर मान लीजिए Y है और इसके लंबवत Z है। तो उदाहरण के लिए हम क्या ले रहे हैं, एक चद्दर जो अनंत आकार की है, YZ समतल पर है और इस पर सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व का आवेश है। तो यदि ये रुकी हुई है तो ये जो इसके कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा वो x दिशा में, x दिशा हम दाईं ओर मानते हैं, जो कि y और z जो दिशाएं हमने ली हैं उससे विदित है, और इस ओर -x दिशा है। तो जो विद्युत क्षेत्र है E बराबर होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 x ग्रेटर देन 0 के लिए, और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 x लेस देन 0 के लिए। ये तो स्थिर विद्युत क्षेत्र है और इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि है एक बदलते हुए विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में
जो आगे की ओर बढ़े। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो समतल है जिस पर सिग्मा आवेश है, जो y और z दिशा में है और इसके लंबवत x दिशा है, इसको हल्का सा एक झटका या आवेग देंगे y दिशा में। बहुत सूक्ष्म समय के लिए, बहुत ही, मान लीजिए कि अति सूक्ष्म, लगभग 0 के बराबर समय में इसको एक हमने आवेग दे देते हैं, और इस आवेग के कारण ये इस दिशा में v गति से चलने लगता है। तो यदि ये समतल, अब मैं इसको एक रेखा द्वारा ही दिखाऊंगा, आपको अनुभूति तो हो ही गई है किस तरह से समतल है। तो ये समतल इस दिशा में v गति से चलने लग गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें एक पृष्ठ धारा चल रही है k बराबर सिग्मा v के, और इसको यदि मैं वेक्टर में लिखूं तो ये y दिशा में। जैसे ही ये होगा, इस चद्दर के दोनों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और इस तरह का अभ्यास हम पहले कर चुके हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये दाईं ओर अंदर की ओर जाता हुआ होगा और बाईं ओर ये ऊपर की ओर आता हुआ होगा, क्योंकि इसमें एक K धारा ऊपर की ओर बह रही है। और इसका मान कितना होगा ये भी आप पहले निकाल चुके हैं। तो B बराबर होगा म्यू नॉट K/2 Z x लेस देन 0 के लिए, और ये होगा बराबर माइनस म्यू नॉट K/2 Z x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो पुनः इसको बना दूं, ये हमारा एक चद्दर है जो ऊपर की ओर पृष्ठ धारा K ले जा रही है। इसके दाईं ओर अचानक पैदा होता है एक B जो है माइनस म्यू 0 K/2 Z, और बाईं ओर भी एक B पैदा होता है जिसका मान है म्यू 0 K/2 Z। तो आप देख सकते हैं, अचानक यदि ये B पैदा होता है तो ये साथ में एक विद्युत क्षेत्र भी पैदा करेगा, क्योंकि dB/dt at t equals 0 will be proportional to delta t, और इस कारण यहाँ पर कर्ल ऑफ E 0 नहीं होगा। धीरे धीरे इसको चित्र बनाकर ही थोड़ा इसका विश्लेषण करते हैं। तो ये जो चद्दर है, इसमें पहले कोई क्षेत्र नहीं था, और यहाँ पर अचानक अंदर की ओर ये क्षेत्र आ गया। तो dB/dt दाईं ओर होगा 0 से कम, माइनस dB/dt होगा 0 से बढ़कर। तो यहाँ पर यदि मैं बताऊं तो dB/dt ऊपर की ओर आ रहा है, यह है माइनस dB/dt। तो यदि ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि कर्ल ऑफ E से इसमें एक E फील्ड नीचे की ओर बनेगा। मैं दाईं ओर नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि यदि मैं बाईं ओर का dB/dt देखूं तो वह अंदर की ओर जा रहा होगा, ये माइनस dB/dt की दिशा है। तो आप देख रहे हैं कि इस चद्दर के दो ओर अचानक से अंदर की ओर जाता हुआ dB/dt और बाहर की ओर जाता हुआ dB/dt इस प्रकार दिखता है। थोड़ा बड़े पैमाने पर इसको बना रहा हूं। तो ये इस प्रकार से है जैसे कि एक पृष्ठ धारा बाहर की ओर दाईं ओर आ रही है और अंदर की ओर जा रही है, और इसका जो समीकरण है इसके द्वारा बनने वाले E का, वो है डेल क्रॉस E बराबर माइनस dB/dt। और जैसे कि जब हम ये इंड्यूस्ड E, उत्प्रेरित E और उत्प्रेरित B की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि ये
ठीक इसी प्रकार की समीकरण है, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे, और यहाँ पर जे की जगह हमारे पास के है। तो आप देख सकते हैं कि ई सिर्फ अंदर की ओर पैदा होगा, बाहर की ओर कोई ई नहीं होगा, और इस ई की दिशा नीचे की ओर होगी और बाहर की ओर ई शून्य होगा। यदि आप ध्यान में लाएं तो मेरे पास यदि एक चद्दर है जिस पर कोई पृष्ठ धारा बह रही है तो उसके दोनों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उनकी दिशा विपरीत होती है। तो यहाँ पर इनके बीच में ये निरस्त नहीं होता, बाहर निरस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक ई बनेगा। अब ये ई और बी चलेंगे एक दूसरे को। अब ये ई भी बदला, जब ये ई बदला तो इससे बनने वाले बी की समीकरण मिलेगी, वो होगी डेल क्रॉस बी बराबर म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी ई डी टी। तो आप देख रहे हैं डी ई डी टी नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो ये इस तरह से हो गया जैसे कि एक धारा नीचे की ओर बह रही है और उसके कारण एक बी पैदा हो रहा है। वो बी आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के थोड़ा बाहर पैदा होगा, और इस तरीके से एक दूसरे को सहयोग देते हुए बढ़ते चले जाएंगे। टी समय बाद जो बी पैदा हुआ, क्योंकि अब ये तो इस दिशा में के ले जा ही रही है, तो ये टी समय बाद एक दूरी सी टी तय कर लेगा। इसी प्रकार इस ओर ये दूरी सी टी तय कर लेगा। तो टी समय बाद हमारे पास दाईं ओर अंदर की ओर जाता हुआ बी फील्ड है, और बाईं ओर बाहर की ओर आता हुआ बी फील्ड है। और टी प्लस डेल्टा टी पर, तो ये तो हम एक हल्की सी रेखा डॉट के साथ खींच देते हैं, ये तो टी समय तक हुआ। और टी प्लस डेल्टा टी पर ये थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाएगा। दाईं ओर ही हम देखते हैं, ये हो जाएगा सी टी प्लस डेल्टा टी। तो इस एरिया के अंदर हमने देखा कि एक फ्लक्स बदल गया। तो यहाँ पर एक ई पैदा होगा, और वह ई हम फैराडे के नियम से निकाल सकते हैं इस तरीके से, एक लूप बनाकर, आयताकार लूप बनाकर। तो हम देखेंगे कि ई गुणा एल बराबर होगा इसमें चेंज होने वाला, और चेंज जो है वो डेल्टा फंक्शन है। तो अगर मैं गणितीय रूप से देखूं तो दाईं ओर हम x ग्रेटर देन 0 के लिए ही लेते हैं। जो b है, b बराबर है म्यू ज़ीरो के बटा 2 माइनस जेड थीटा सी टी माइनस एक्स, जहाँ थीटा स्टेप फंक्शन है। इसलिए डी बी बाई डी टी बराबर होगा माइनस म्यू ज़ीरो के सी बाई 2 जेड डेल्टा सी टी माइनस एक्स। और यदि इसका मैं माइनस लूँ तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक डी बी बाई डी टी इस प्रकार की एक सतही धारा है, और इसके द्वारा जो बी ई बनता है वो हमने पहले ही तर्क देकर बता दिया किस तरह से नीचे की ओर जाता हुआ बनेगा। तो अब यदि मैं इसका मान निकालूं फैराडे के लॉ से, तो मैं देखूंगा कि ई, इसकी दूरी एल ले लेते हैं, ई एल बराबर होगा डेल्टा फंक्शन के ऊपर यदि मैं इस क्षेत्र के ऊपर इंटीग्रल लूँगा तो इसका मान आ जाएगा म्यू ज़ीरो के सी बटा 2 एल। तो मेरे को सीधे सीधे मिल गया कि ई का मान होगा म्यू ज़ीरो के सी बटा 2। तो इस पूरे का यदि मैं निष्कर्ष निकालूं तो ये एक मेरे पास समतल था जिस पर सिग्मा आवेश था, इसके कारण इसमें बाहर की ओर जाता हुआ ई है, जिसमें हमारी कोई ख़ास रुचि नहीं है, और इसको मैंने एक आवेग दिया जिसके कारण ये समतल ऊपर की ओर चलने लगा v गति से, जिसके कारण इसमें एक पृष्ठधारा बहने लगी, और इसके कारण एक b बना।
जो दाईं ओर अंदर की ओर जा रहा है और बाईं ओर ऊपर की ओर आ रहा है। और इस बदलते बी के कारण जैसे जैसे बहता है तो एक फ्लक्स में बदलाव हो रहा है, इसके कारण के बीच में एक ई बन गया। बी का मान हमने निकाला, यह है म्यू ज़ीरो। अब मैं इसको x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ही लिखूँगा, k/2 z थीटा सी टी माइनस एक्स। ई का मान हमने निकाला, बी वेक्टर है, और ई का मान हमने निकाला जो सब ओर है माइनस म्यू नॉट के सी बाई 2 y, और ये x माइनस सी टी और प्लस सी टी के बीच में, और ये धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहा है। अब जिस प्रकार से हमने ये डोरी वाला उदाहरण लिया था जिसमें हम डोरी को ऊपर नीचे चला रहे थे, तो दाईं ओर ये एक तरंग बन रही थी। इसी प्रकार मान लीजिए अब इस चद्दर को हम ऊपर नीचे गति देते हैं, y इक्वल्स कुछ एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी x बराबर 0 पर, तो ये भी एक तरह से b और e को साइन वेव जैसा बनाएंगे और वो धीरे धीरे समतल तरंग की ओर दाईं ओर जाने लगेगा। तो अब मैं चाहूँगा कि ये सब जो मैंने वर्कआउट करा है, जो भी करा है, इसमें आपको मैं अभ्यास के तौर पर देना चाहूँगा कि बनने वाले ई की विस्तार से गणना करें। दूसरा अभ्यास डी ई बाई डी टी द्वारा पैदा होने वाले बी की गणना करें। वैसा करने पर आप पाएंगे जो मैंने बहुत तेज़ी से आपको जो तर्क दिए थे और आपको संकेत भी दिए थे किस तरह से हम ये उत्तर निकाल रहे हैं, आप देखेंगे कि वही उत्तर आ रहे हैं और ये आपको अभ्यास भी देगा इसके बारे में सोचने का। तो इसी के साथ मैं इस व्याख्यान का सारांश देना चाहूँगा। वो सारांश यह है कि एकल आवृत्ति की समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों में E क्रॉस B तरंग के चलने की दिशा देता है। E, B और चलने की दिशा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तीसरा जो इसके आयाम का मान होता है वह E0/c होता है, और मैंने आपको बताया था कि वो फाई ई और फाई बी बराबर होने चाहिए। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने वो चद्दर वाला आपको उदाहरण दिया उससे आप देख सकते हैं क्यों फाई ई और फाई बी एक से हैं। तो वो भी आप ध्यान दें, सोचें उसके बारे में कैसा एक सा होता है। धन्यवाद।